स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से खबरें सामने आई जहां पर शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है, यानी कि ढाका में जो गोलियां चली, जितने लोगों की जान गई, उसके ऊपर फैसला भी सामने आया, जहां पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी है। अब जिसके बाद से बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। उपद्रवियों ने थाने को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद से वहां के अंतरिम यूनुस सरकार ने गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं। अब गोली चलाने के आदेश के बाद से लगातार सियासत गर्मा गई है। बांग्लादेश की सियासत में तूफान आया हुआ है, क्योंकि अब शेख हसीना को जो मौत की सजा सुनाई गई है, शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उनका एड्रेस जो है वो बाहर, मतलब सार्वजनिक नहीं है। लेकिन शेख हसीना को ये जो मौत की सजा सुनाई गई है, और शेख हसीना क्योंकि भारत में मौजूद है, सवाल अब इससे ये उठता है कि आगे शेख हसीना अब क्या करेंगे। शेख हसीना के पास दो रास्ते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये भी कि क्या भारत के फैसले पर अब शेख हसीना की जान टिकी हुई है, यानी कि भारत प्रत्यार्पण के लिए मानेगा या नहीं, इस बात पर सबसे बड़ी एक बहस छिड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि शेख हसीना को जिस तरीके से सजाए मौत की सजा सुनाई गई है, इसको लेकर यूएन में क्या फैसला हो सकता है। क्या यूएन इसमें दखल देगा? क्या शेख हसीना की जान अब सिर्फ भारत ही बचा सकता है? इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि भारत की चाल आगे क्या होने वाली है, ये एक अहम सवाल बनकर दिखाई दे रहा है। इस पर हम आगे चर्चा करें कि शेख हसीना आगे क्या करेंगी, वो दो रास्ते कौन है जिसको शेख हसीना आगे, जिस पर वो चलकर अपनी जान बचा सकती है। चर्चा जरूर इस पर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में हालात दिन पर दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सड़क पर हिंसा और अदालत का ताजा फैसला, इन सब ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। शेख हसीना के खिलाफ जारी सजा ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि शेख हसीना सिर्फ बांग्लादेश की नेता नहीं, भारत की सबसे भरोसेमंद पड़ोसी साझेदार मानी जाती है। भारत की सबसे पहली और बड़ी चिंता सीमा सुरक्षा है। शेख हसीना के कमजोर पड़ते ही कट्टरपंथी संगठनों के सिर उठाने का खतरा बढ़ जाता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लगातार इनपुट आए हैं कि अस्थिर बांग्लादेश का सीधा असर पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए भारत का फोकस है सीमा पर सख्ती, अतिरिक्त तैनाती और संवेदनशील इलाकों पर खास निगरानी। भारत इस वक्त बहुत सोच समझकर चल रहा है, न ज्यादा शोर, न कोई पब्लिक स्टैंड, क्योंकि ढाका की राजनीति में सीधा कूदना भारत नहीं चाहता, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी, यानी कि पर्दे के पीछे बातचीत तेजी से चल रही है। भारत की कोशिश है कि किसी भी हाल में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित ना हो और स्थिति नियंत्रण के बाहर भी ना जाए। भले ही भारत खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इतना तो साफ है कि भारत नहीं चाहता कि हसीना अचानक राजनीतिक रूप से खत्म हो जाए, क्योंकि पिछले 1.5 दशक से हसीना ने भारत के लिए क्या क्या किए हैं वो भी समझिए। शेख हसीना ने आतंकवादी नेटवर्क तोड़े, सीमा पार से घुसपैठ को रोका, इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद को कमजोर किया, आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाया, पड़ोसी सरकार से मिलने वाले सबसे मजबूत सहयोगों में से एक है। अगर हालात उलट जाते हैं और हसीना राजनीति से बाहर होती हैं, तो भारत ने प्लान बी भी तैयार रखा है। नई सरकार या विपक्षी गठजोड़ से कूटनीतिक संपर्क कायम रखना होगा, सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देना और भारत विरोधी एजेंडे पर चलने वाले समूहों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बढ़ाना, ये सब भारत की बैकअप रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। वही बांग्लादेश की सियासत में तूफान और उसके केंद्र में शेख हसीना है। मौत की सजा के बाद अब सवाल ये है कि हसीना क्या करेंगी। यहाँ सिर्फ दो रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किल है। बांग्लादेश की अदालत के फैसले ने देश की राजनीति ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। 3 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से समर्थक सड़कों पर हैं, विरोधी जश्न में हैं और पूरा देश तनाव में डूबा हुआ है। फैसले के बाद से हसीना के सामने अब सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, एक कानूनी लड़ाई लड़ना, दूसरा देश छोड़कर जाना, और दोनों की ही कीमत बहुत भारी है। अगर हसीना पहला रास्ता चुनती है तो इसका असर पड़ेगा, लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, अनफेयर ट्रायल का हवाला देकर रिव्यू की मांग की जा सकती है, कानूनी संस्थाओं में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सबसे पहले तो शेख हसीना जान को खतरा है का हवाला देकर दूसरे देश में शरण ले सकती है। अस्थायी सुरक्षा का रास्ता ऐसे साफ हो सकता है। इस रास्ते में कई चुनौतियां भी होंगी, अपना राजनीतिक आधार भी उनको छोड़ना पड़ेगा।
पार्टी को अनिश्चितता में डालना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई शरण तलाशनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि विरोधी सत्ता पूरी तरीके से काबिज हो सकती है। ढाका की राजनीति एक नए मोड़ में प्रवेश भी करेगी। तो वहीं इन सब में यूएनआईसीसी की क्या भूमिका हो सकती है, आपको बताते हैं। मामले में यूएनआईसीसी का रोल सीमित है। यूएन कोर्ट का फैसला रद्द नहीं किया जा सकता। यूएन मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। फेयर ट्रायल पर सवाल भी उठा सकता है। यूएन केस आईसीसी को रेफर कर सकता है। शेख हसीना खुद भी आईसीसी में केस के लिए तैयार है। गड़बड़ियां दिखने पर भारत शेख हसीना को नहीं लौटाएगा। वहीं पूरे संकट पर भारत की भी नजर है, क्योंकि हसीना की राजनीति का सीधा असर भारत की सुरक्षा, सीमा और कूटनीति पर पड़ता है। भारत नहीं चाहता कि अस्थिरता बढ़े, लेकिन हसीना क्या फैसला लेंगी, ये उनका निजी और राजनीतिक निर्णय होगा। हालात कैसे बदलेंगे, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अपनी अगली चाल बेहद ही सोच समझकर और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चलेगा। क्या भारत पर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संधि का दबाव? क्या यूरोप सरकार भारत पर दबाव बनाएगी? 2013 में शेख हसीना के कार्यकाल में संधि हुई थी। राजनीति से प्रेरित आरोप में ठुकराया जा सकता है प्रत्यार्पण। हत्या, अपहरण और आतंकवाद पर लागू होगी प्रत्यार्पण संधि। प्रत्यार्पण संधि में मांग ठुकराने के प्रावधान भी। मौत की सजा के बाद शेख हसीना जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी हैं। पूरे बांग्लादेश का भविष्य हसीना का अगला कदम यही तय करेगा कि पड़ोसी देश किस दिशा में जाएगा। शेख हसीना को दी गई ये सजा बांग्लादेश के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक बन चुकी है। 15 साल तक देश की सत्ता में रहने वाली नेता को अदालत ने दोषी करार दिया जाना देश की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। ये फैसला न्याय, राजनीति और सत्ता के संतुलन पर गहरे सवाल खड़े करता है। क्या ये वास्तव में न्याय की जीत है या राजनीतिक बदले की कहानी? इसका जवाब आने वाले दिनों, महीनों और सालों में सामने आएगा। तो देखा आपने कि शेख हसीना के पास क्या क्या रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ते कितने सही हैं, कितने गलत है, भारत का आने वाले समय में क्या स्टैंड होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो हमें ज्वाइन करिए, और निपुण हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपसे हिमांशी मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि जिस तरीके से शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है, भारत में इस वक्त वो मौजूद हैं, लेकिन शेख हसीना के पास ये जो दो रास्तों की हम बात कर रहे थे अपने रिपोर्ट में भी, लेकिन इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं बांग्लादेश में अभी हिंसा भड़क उठी है, बिल्कुल वैसे ही जिस माहौल में शेख हसीना ने गोली चलाने के आदेश दिए, कई लोगों की मौतें हुई, उसके बाद से शेख हसीना को ये फैसला सुनाया गया कि उन्हें मौत दी जाएगी, उन्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन ये चीजें तो हमें एक बार फिर से देखने को मिल रही है, तो क्या आने वाले समय में बिल्कुल यही चीजें यूनुस के लिए भी हमें देखने को मिलने वाली है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम आपको और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी हालात हैं, ये हमें पता था। देखिए, हम बहुत पहले इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर इस तरह के कोई हालात पैदा होते हैं और इनको अगर इनका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफ बांग्लादेश कोई सजा सुनाता है तो वो इस तरह की ही सजा होगी, और ये पहले से सुनिश्चित किया गया था। देखिए, इस पूरे जो भी अदालती कार्रवाई हुई है उसमें ना तो शेख हसीना को सुना गया है, ना उनको पक्ष रखने की इजाजत दी गई है। तो जब आप एक तरफा किसी तरह कोई भी जिसको हम अपराधी मान रहे हैं, तो उसको कम से कम एक अपनी तरफ से पॉइंट देने का, अपना पक्ष रखने का और उसके खिलाफ क्या कहा जा रहा है वो सुनने का अधिकार होता है। इस पूरे घटनाक्रम में उनको इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और जहां तक जो इनके इस समय सरकार चला रहे हैं, जो चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट हैं, देखिए उनको बहुत कम समय के लिए रहना था, लेकिन वो खुद सत्ता पे काबिज होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि खालिदा जिया बीमार है, लंदन में है, शेख हसीना इंडिया में बैठी हुई हैं, और अब अगर सत्ता का कोई दावेदार है तो वही बनते हैं। जो स्टूडेंट यूनियन उनको उस समय समझौता जो भी इनका हुआ होगा उनके साथ में, और जो इनका सहयोग कर रही थी, उन्होंने तो खुद अपनी पार्टी बना ली है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो अंदरूनी हालत है वो बहुत अस्थिर है। देखिए, इनकी सेना की जो 10 की 10 डिवीजन है वो इस समय रेड अलर्ट पे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो स्थिति बन रही है, जिस तरीके से आवामी लीग वहां पर बार बार बंद का आयोजन कर रही है, जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, तो
तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि यूनुस मोहम्मद जो है वो खुद को इसी तरह के कटघरे में पाएंगे। देखिए, जो आप दूसरों के लिए गड्ढा गड्ढा खोदते खोदते हैं हैं, आप उसमें बिल्कुल गिर जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैम, जी ये भी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये था कि क्योंकि फरवरी में ये बात कही जा रही थी कि आम चुनाव होंगे, क्या इस आम चुनाव को रोकने के लिए और अंतरिम सरकार में यूनुस काबिज हो सके, इसीलिए ये सब किया जा रहा है, करवाया जा रहा है? देखिए, एक बहुत छोटी सी जगह है सेंट मार्टिन आइलैंड, ये हम्म। सारा किस्सा वहीं से शुरू हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखिए, बांग्लादेश के अंदर तीन प्लेयर हैं। एक है स्वयं बांग्लादेश, और कुछ हिस्से से पाकिस्तान, कुछ चाइना और कुछ अमेरिका। अमेरिका वहां पर अपना कब्जा चाहता है। बहुत बड़ी जगह नहीं है ये, 1 बाई 1 किलोमीटर का ही एक आइलैंड है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो वहां पर अपना एक बेस बना ले, और इसीलिए वहां पे किया। देखिए, हमने नेपाल में भी देखा इस तरह की कुछ स्थिति पैदा हुई थी और बहुत कुछ सिमिलर था। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस आर इन द प्ले इन दिस एंटायर गेम। और ये पूरा जो मसला है सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति या उनके इंटरनल हालात का नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लेयर है जो पूरे इस हालात को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और इसीलिए ये जो कार्रवाई हो रही है वो किसी बड़े स्पेक्ट्रम में हो रही है, ना कि इतनी छोटी सी बात है कि वहां पे उन्होंने मानव अधिकार का हनन किया या उन्होंने स्टूडेंट्स को मरवाया। देखिए, जब इस तरह के मुझे नहीं लगता है कि पूरा हमला एक सुनियोजित था फ्रॉम बाय द साइड ऑफ शेख हसीना, लेकिन जिस तरीके से चीजें वहां पर एस्केलेट हुई हैं, जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, लोग मरे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें प्ले कर रहे थे। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले हालात और बद से बदतर बांग्लादेश के लिए होने वाले हैं, और ये जो पूरी जो कवायद है ये इनको उसी टाइम मार दिया जाता अगर ये राजनीतिक शरण मतलब भारत में हिमांशी मैम, नहीं आप साफ लेती। तौर पर कह रही हैं ये बात कि कठपुतली है महज यूनुस, और इनको चला कोई रहा है, इनको ऑपरेट कोई और कर रहा है, जो कि जग जाहिर भी है। हमने इसके पहले भी देखा है जब यूनुस और पाकिस्तान के बीच में कह सकते हैं भरत मिलाप होता है, दो दुश्मन एक खाने में आते हैं ताकि वो भारत को परेशान कर सके, और अब एक नया यहाँ पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। निपुण जी, आपके पास आ रही हूँ, ये चीज़ मुझे ज़रा समझाइए कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, और भारत में होने के साथ साथ ये जो सजाए मौत उनको दी गई है, क्या ये भारत में लागू होगा? भारत में इस पर क्या असर पड़ेगा? और दूसरी बात कि अगर भारत प्रत्यार्पण के लिए राजी नहीं होता है तो भारत के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, और किन किन क्षेत्रों पे इसका असर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा? जी, 3 प्रश्न आपने किए। अभी हिमांशी जी ने जो बताया वो काफी, उन्होंने बिल्कुल एकदम क्लियर तस्वीर की है। अब बात रही कि जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, देखिए हमारे साथ में बांग्लादेश के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, और एक्सट्रेडिशन ट्रीटी शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, और ये बहुत सोच समझ कर ये ट्रीटी बनाई गई थी, क्योंकि इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 6 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो ट्रीटी है ये पॉलिटिकल कैरेक्टर्स पे लागू नहीं होगी। पॉलिटिकल कैरेक्टर्स पे क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि बांग्लादेश की हिस्ट्री रही है, मुजीबुर रहमान का जैसे 1975 में एसोसिएशन किया गया था, उसके बाद क्या हम देखें कि बहुत सारे वहां पे तख्ता पलट हुए। तो ये देखते हुए कि हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो, और खुद शेख हसीना जी उसी तख्ता पलट का क्या शिकार बनी। तो मुझे लगता है कि एक तो जो एक ग्राउंड होता है लॉ का और एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का, उस ग्राउंड पर तो हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता बांग्लादेश की शेख हसीना को लौटाया जाए। पहले तो बात ये। दूसरी बात क्या है कि जो ये किया गया, फांसी सजा दी गई, ये किसके द्वारा दी गई? ये एक कोर्ट के द्वारा, जिस कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट 2009 में खुद शेख हसीना ने किया था, आईसीटी। और जो ये स्टैब्लिशमेंट किया था ये उनके लिए किया गया था जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश में अत्याचार किए थे, उनके द्वारा। और दूसरी बात क्या था कि जो आईसीटी बनाया गया था ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक लिजिटिमेसी के साथ जो गवर्नमेंट आई थी, जिसके बाद लिजिटिमेसी थी बांग्लादेश के अंदर, उनके द्वारा ये कोर्ट बनाया गया था। लेकिन आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने शक्ति के माध्यम से ऑथोरिटी में तो आए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट एक लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, उसके पास में लिजिटिमेसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत इस ग्राउंड पे भी मना कर सकता है। और तीसरा एक बड़ा ग्राउंड और है जो हिमांशी जी ने जिक्र किया, वो था नेचुरल जस्टिस की थ्योरी। नेचुरल जस्टिस की थ्योरी ये कहती है कि अगर आप किसी के ऊपर कोई केस चला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो कम से कम उस व्यक्ति को, उस महिला को, पुरुष को, कोई भी हो, इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, उसे कम से कम अपना पक्ष रखने का आपको अधिकार देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल जस्टिस की थ्योरी के बेस पर जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, मुझे लगता है शेख हसीना वो खुद भी जा सकती हैं और भारत को इस बारे में समर्थन देना चाहिए। भारत का स्टेप ये होगा कि भारत कतई किसी भी कंडीशन में शेख हसीना जी को वहां सौंपने वाला नहीं है। शेख हसीना जैसे वहां जाएंगी, जाती ही उनको फांसी देंगे, भारत सरकार बिल्कुल देने वाली नहीं है। रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? भारत को अपने नेबर्स में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट भारत के साथ एक अच्छी रिलेशन रखती है तो भारत किसी भी हद तक जाकर उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। और देखिए भारत सरकार का स्टेटमेंट आ भी गया है कि जो बांग्लादेश के हित में होगा भारत सरकार वही स्टेप लेगी, और बांग्लादेश के हित में है कि वहां पर डेमोक्रेसी की बहाली हो। और रही बात इलेक्शन की, देखिए आपने जो इलेक्शन की बात की सुचेता जी, इलेक्शन नहीं होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए मैं अभी नवंबर में हम लोग बैठे हैं, फरवरी में इलेक्शन होने हैं, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ, हिमांशु जी ने इशारा भी कर दिया कि खालिदा जी वहां पर नहीं है। अब देखिए जो वहां पर 3 पार्टी मेनली है, अवामी लीग, बीएनपी और जमात। हम देखें कि अवामी लीग को तो हमने बैन कर दिया, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इतने साल तक पावर में रही पार्टी है, जो एक सेकुलर फैब्रिक लेके चल रही थी बांग्लादेश की, उसको आपने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो जो एक होता है ना कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो होता है, जिसको इक्वल प्लेइंग ग्राउंड जो होता है, वो तो आपने पहले ही समाप्त कर दिया, लोगों की चॉइस खत्म कर दिया आपने कि अवामी लीग नहीं चूज करनी है। बीएनपी की जिद ये है कि जब तक अवामी लीग का बैन नहीं हटाया जाएगा और जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं होंगे, हम इलेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं मिला, इलेक्शन में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब रही केवल एक जमात, जमात के साथ क्या है कि जमात अगर आएगी, क्योंकि जमात जो है पूरा रेडिकल ग्रुप से और रेडिकल्स के माध्यम से बनाई हुई क्या पार्टी है, वो अगर चुनाव में जाती है तो उसको बिल्कुल जन समर्थन मिलने वाला नहीं है। ये बात यूनुस भी जानते हैं और जमात भी जानती है, और नई नवेली पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है। आप देखिए शेख हसीना के साथ किनका सपोर्ट है? शेख हसीना के साथ उनका सपोर्ट है जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करते हैं, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ फाइट की थी, उनका सपोर्ट है। क्या वो लोग जमात को या नई नवेली स्टूडेंट की जो पार्टी बनी है उसको सपोर्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि भारत का भी स्टैंड ये रहने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ठीक है। हिमांशी जी, जिस तरीके से निपुण जी बता रहे थे कि भारत का जो स्टैंड होने वाला है वो क्लियर एंड कट है कि अगर हमारा कोई देश है, पड़ोसी देश है, जो हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है, व्यापार अच्छे रहे हैं, रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो किसी भी हालत में भारत अपने साथियों का हाथ नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर ऐसे में भारत शेख हसीना का प्रत्यार्पण उनको नहीं सौंपता बांग्लादेश को, तो ऐसी स्थिति में भारत में हमें क्या आने वाले समय में, अगर हम दूरदर्शिता की बात करें, उसमें क्या स्थिति हमें भारत में देखने को मिलेगी, और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर कैसे क्या असर इसका पड़ेगा? देखिए निपुण जी ने ये बहुत साफ किया है कि भारत पहली बात तो इनका प्रत्यार्पण नहीं करेगा, और भारत की तरफ से जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बड़ी खूबसूरत भाषा है, और किसी भी तरीके से देखिए हम उनके किसी भी इंटरनल कोर्ट की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उनको राजनीतिक शरण दी गई है। ये निपुण जी ने देखिए कितना क्लियरली बताया है। अब जहां तक भारत और बांग्लादेश के जो संबंधों की बात है, तो भारत ने अपना कूटनीतिक चैनल जो वहां की इंटरिम गवर्नमेंट है उनके साथ में ओपन रखा हुआ है, डायलॉग चल रहे हैं। देखिए हम कोई भी हमारा पड़ोसी हो, हम उसके साथ में अपने बातचीत जारी रखते हैं, चाहे वो बाहरी तौर पे ना दिखाई जाए, लेकिन फिर भी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है। किसी भी स्थिति में भारत ये नहीं चाहेगा कि अगर वहां पर कोई भी सत्ता में आए, उनके साथ हमारे तो संबंध अच्छे रहने ही चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा बॉर्डर 4085-86 किलोमीटर का है, उसको सिक्योर रखने के लिए, और जिस तरह की ताकतें वहां पे हैं, आपने कुछ दिन पहले आर्मी चीफ का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि एक गलत हरकत और ये जो 22 किलोमीटर का जो चिकन नेक है, ये 200 किलोमीटर का हम कर लेंगे। तो भारत अपनी चीजों को लेकर तो बहुत क्लियर है, आर्मी के तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। लेकिन हाँ, इन हालातों में जो कि बांग्लादेश में करंट हालात हैं, तो भारत की सरकार पर वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑल्सो। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक भारत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि आप एक मानव अधिकार के हनन का मामला जो इन पे चला है, हत्या का मामला चला है, 2 मुकदमों में इनको फांसी की सजा दी गई है, तो उसको कहीं ना कहीं इनको बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। देखिए भारत पे ये दबाव आना बहुत स्वाभाविक है।
क्योंकि भारत को इस समय बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कंट्रोल करना चाह रही हैं, बिल्कुल। चाहे ट्रेड के लिए, चाहे राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे, डिफेंस के तौर पे। और भारत का स्टैंड मुझे लगता है बिल्कुल, भारत की तो रीढ़ बहुत सीधी है, और जिस तरह से एग्रेसिव बैटिंग इस समय भारत कर रहा है, तो भारत दबाव में आएगा नहीं। ठीक लेकिन है। हम बहुत सारी चीजों पे फिर भी नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि देखिए इकोनॉमी वहां की गिर चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। गृह युद्ध के हालात हैं, तो हमारे मैं बॉर्डर्स पे यही दबाव चीज बढ़ेगा। निपुण जी से भी पूछना चाह रही थी कि इकोनॉमी इस वक्त हिली जी। हुई है, चाहे बांग्लादेश की बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बिना कर्जे के कुछ चल नहीं रहा है। तो क्या ऐसे में ये भी आशंका हो सकती है कि भारत अगर प्रत्यार्पण के लिए ना मांगे, भारत अगर सख्त रुख रखता है, तो ऐसे में बांग्लादेश का झुकाव कहीं ना कहीं चाइना की तरफ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व पाया जा रहा है। देखिए, अभी जो स्थिति है, आप इंटरनेशनली अगर थोड़ा देखेंगी तो एक बड़ी अच्छी आपको मैं न्यूज देता हूँ। अमेरिकन बड़े खुश हैं आजकल। हमने कल ही हरदीप सिंह पुरी जी, हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया है कि हम 10% एलपीजी जो है अपनी जो खपत होती है वो अमेरिका से खरीदना शुरू कर रहे हैं, और अमेरिका के साथ बहुत जल्द हमारी डील होने वाली है। आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है कि अमेरिका से अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन ये बहुत जल्द डील होते बदलने वाले हैं। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को एज ए टूल यूज किया इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और बांग्लादेश के साथ अगर हम बात करते हैं, चीन के संबंध, निश्चित रूप से चीन के साथ संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़ी बात कही जाती है, और उसको कहा जाता है गिव एंड टेक का रिलेशन, कि आपके पास चीन को देने के लिए क्या है। बांग्लादेश यही ऑफर करेगा कि चिकन नेक हमारे पास में है, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम नियंत्रण कर लेंगे। यूनुस गए भी थे चीन, और जाकर उन्होंने बात बोली भी थी, तो चीन के पास जाने का इनका यही विकल्प बनता है, यही बातें बोलेंगे। लेकिन देखिए क्या है, मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, आप कल से देखिए, जब से फांसी सजा दी गई है वहां पर किस तरह के हालात हैं। तो क्या अवामी लीग पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं, क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे जिस प्रकार का वहां पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, अवामी लीग को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेता को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए एक बात इंटरेस्टिंग, देखिए ये वो पार्टी को टारगेट किया जा रहा है तो 2006 से लेके 2024 तक पावर में थी, उससे पहले 96 से लेके 2001 तक पावर में रही। तो अगर आप उस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो वहां पर इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। तो ठीक है, एक स्ट्रेटेजिकल गेम वहां पर हो रहा है। अमेरिका अपनी चाल खेल रहा है, पाकिस्तान सोच रहा है कि हम अपनी चाल खेल रहे हैं, भारत भी अपनी रोल अदा कर रहा है। और जो शेख हसीना जी का कल का आप अगर पढ़े, ट्वीट को पढ़े, तो मैंने पढ़ा, शेख हसीना ने लिखा कि एक हाइब्रिड पाकिस्तानी मॉडल वहां पे आ जाएगा अगर वहां पे डेमोक्रेसी की बहाली नहीं होती है। और वैसे ही मॉडल जैसा आज हम पाकिस्तान में देखते हैं कि दिखने में शो तो करेंगे डेमोक्रेसी, लेकिन बैक में कौन है, वहां पर मिलिट्री है। तो यही मॉडल कहीं ना कहीं आप बांग्लादेश के अंदर देखेंगे। और ये बेटर नहीं है वेस्ट के लिए भी। यूनुस को लेकर उन्होंने साफ बोला है कि जो एक लिबरल चेहरा था यूनुस का, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कोई लिबरल चेहरा नहीं है। जिस प्रकार के एट्रोसिटीज उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ की है, महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की चीजें की हैं, वो सामने आ चुका है। तो मुझे लगता है कि बड़ा एक गेम चल रहा है। बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी कि बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे, और अवामी लीग को हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है इंटरनली, कि हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी एक, देखिए यहाँ नेपाल, मतलब भारत का अपनी तरफ से स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि प्रत्यार्पण तो किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस वक्त ये फैसला आया और जिस तरीके से फैसला आया है, ये राजनीतिक तौर पर प्रेरित नजर आता है। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के बहुत बहुत शुक्रिया, और कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शेख हसीना को फांसी की सजा होती है, जिसके बाद से उपद्रवी जो है, जो शेख हसीना के समर्थक है, वो इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार इस बात की मांग करें कि ये जो फैसला सुनाया गया इसको वापस लिया जाए। हालांकि शेख हसीना भारत में है और इसको लेकर भी अब चर्चा तेज है कि आगे भारत क्या करेगा। हालांकि भारत की तरफ से ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये राजनीतिक का मंशा से प्रेरित लग रहा है ये फैसला, इसलिए भारत प्रत्यार्पण के लिए नहीं मानेगा। बैकफुट पर अगर हम कहें तो बातचीत चल रही है बैकडोर से। इसके बाद आगे क्या फैसला होने वाला है, ये हम भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।